नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस दक्षिण एशिया की एक ऐसी भौगोलिक और रणनीतिक सच्चाई पर है जो काफी उलझी हुई है, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर। चलिए इस पूरे क्षेत्र की ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और मिलिट्री की बारीकियों को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करने से पहले जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या है जो जमीन के एक छोटे से 22 किलोमीटर के टुकड़े को पूरे दक्षिण एशिया का सबसे अहम बॉटलनेक या संकरा रास्ता बना देता है। ये एक ऐसा भौगोलिक सच है जो इस पूरे इलाके की सुरक्षा का गणित तय करता है। आज हम जिन चीजों पर चर्चा करेंगे वो हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, डेमोग्राफिक्स और बॉर्डर पॉलिटिक्स, बांग्लादेश की अस्थिरता, एक खुली सीमा का प्रबंधन और आखिर में सैन्य रणनीतियां। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखते हैं कि इस छोटी सी जगह के दाव कितने बड़े हैं। इस कॉरिडोर को आम बोलचाल में चिकन्स नेक कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में भारतीय जमीन की एक बेहद संकरी सी पट्टी है जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे उत्तर पूर्व के 8 राज्यों से जोड़ती है। सच कहूं तो ये उन राज्यों के लिए एक इकलौती लाइफलाइन है। 5 करोड़, जी हां, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की उस विशाल आबादी का नंबर है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर मिलिट्री मूवमेंट तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए लगभग पूरी तरह से इसी एक कॉरिडोर पर निर्भर करती है ना? हैरान करने वाली बात। और अगर हम इसकी ज्योग्राफी देखें तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। ये कॉरिडोर करीब 170 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसका जो सबसे संकरा हिस्सा है वो महज 20 से 22 किलोमीटर का है। एक तरफ बांग्लादेश तो दूसरी तरफ नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात, तिब्बत की चुंबी घाटी यहां से बिल्कुल करीब है। यह हमारे लिए एक बहुत स्पष्ट भौगोलिक वल्नरेबिलिटी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स और बॉर्डर पॉलिटिक्स। सिर्फ भूगोल ही नहीं, देश की घरेलू राजनीति भी इस इलाके को बहुत प्रभावित करती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान इस बात का सटीक उदाहरण है। उन्होंने डेमोग्राफिक्स में हो रहे बदलावों और अवैध इमिग्रेशन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। उनका दावा है कि बहुत जल्द बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम निवासियों की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच सकती है। इसी सिलसिले में उन्होंने हाल ही में एक बहुत अहम बात कही कि बंगाल जैसे बॉर्डर वाले राज्यों में बीजेपी की जीत बांग्लादेश बॉर्डर की इन वल्नरेबिलिटीज या कमजोरियों को दूर करने में सीधे तौर पर मदद कर सकती है। मतलब साफ है, घरेलू राजनीति और बॉर्डर सिक्योरिटी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देश के अंदर तो वोट बैंक और अवैध इमिग्रेशन को लेकर चिंताएं हैं ही, लेकिन बॉर्डर के उस पार से भी धमकियां कम नहीं हैं। हसनत अब्दुल्ला जैसे कट्टरपंथी बांग्लादेशी नेता खुलेआम भारत के इसी चिकन्स नेक को काटने की धमकियां दे रहे हैं। आंतरिक चिंताओं और सीमा पार की इस आक्रामक बयानबाजी के बीच सच में एक बहुत बड़ा तनाव है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, बांग्लादेश में अस्थिरता। देखते हैं कि हाल की घटनाओं ने यहां का पूरा माहौल कैसे बदल दिया है। पिछले कुछ वक्त में बांग्लादेश में बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। 1971 में भारत के समर्थन से मिली आज़ादी से लेकर अगस्त 2024 में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक सत्ता से बेदखल करने तक। अब वहां 2024 से 2026 तक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार काम कर रही है। इस राजनीतिक भूचाल ने हमारी पूर्वी सीमा की सुरक्षा को लेकर जो पुरानी मान्यताएं थीं उन्हें पूरी तरह से पलटकर रख दिया है। और नई दिल्ली के लिए टेंशन की सबसे बड़ी बात क्या है? इस नई अंतरिम सरकार का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी। जो पड़ोसी देश हमेशा से एक अच्छा सहयोगी रहा था, वो अब बड़ी शक्तियों की रणनीतिक रस्साकशी का हिस्सा बन रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे सीमा सुरक्षा पर पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि इस अस्थिरता के बीच हमारे चौथे हिस्से यानी इस 4096 किलोमीटर लंबी खुली सीमा का मैनेजमेंट आखिर होता कैसे है? इतने विशाल बॉर्डर को मैनेज करने के लिए दोनों देश कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान या सीबीएमपी या सीबीएमपी जैसी आधिकारिक संधियों पर निर्भर करते हैं। इसका मकसद यही है कि दोनों देशों की बॉर्डर फोर्सेस आपस में बेहतर तालमेल बिठाकर गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगा सकें। और ये सीबीएमपी खास तौर पर 3 बड़ी चीजों को टारगेट करता है: मानव तस्करी, ड्रग्स की स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन। नोडल ऑफिसर्स और जॉइंट पेट्रोलिंग टीम्स की ये साफ जिम्मेदारी है कि वो इन सीमा पार के अपराधों को हर हाल में रोकें। स्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए तो नोडल ऑफिसर के लेवल पे सब कुछ तय है।
भारत की बीएसएफ अपनी तरफ के बॉर्डर को संभालती है, बांग्लादेश की बीजीबी अपनी तरफ की सुरक्षा करती है और भारत नेपाल तथा भारत भूटान बॉर्डर का जिम्मा एसएसबी के पास है। कागज पर यह व्यवस्था बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन सच पूछे तो जमीन पर इसे लागू करना आज भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ की मुश्किल ज्योग्राफी। 3232 किलोमीटर हिस्से में तो फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन लगभग 864 किलोमीटर का बॉर्डर आज भी बिना किसी बाढ़ के बिल्कुल खुला है। दलदली जमीन और बहती नदियों की वजह से इन इलाकों में बाढ़ लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर इस सबका समाधान क्या है? आइए अपने आखिरी हिस्से को समझते हैं, सैन्य और रणनीतिक निवारण, यानी हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी। उस कमजोर चिकन्स नेक पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए भारत बहुत बड़े स्तर पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चला रहा है। भारत माला परियोजना के तहत हाईवे बनाना, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का विस्तार, हिली महेंद्रगंज और कालादान ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना और तो और जमीन के अंदर टनल बनाने के विकल्पों पर भी काम हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, भौगोलिक कमजोरियां सिर्फ एक तरफ नहीं है। अगर भारत का 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर 8 राज्यों को अलग थलग कर सकता है, तो बांग्लादेश के पास भी तो चटगांव और रंगपुर कॉरिडोर हैं। अगर ये संकरी पट्टियां कट जाएं तो बांग्लादेश का 80% व्यापार और 20% से ज्यादा जमीन अलग थलग पड़ सकती है। सच कहें तो ये दोनों तरफ की कमजोरियां ही एक दूसरे को रोककर रखने वाला नेचुरल डिटरेंट बन जाती है। जरा इस 28 के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये महज 28 किलोमीटर की वो छोटी सी दूरी है जिसे किसी भी मिलिट्री कार्रवाई में पार करना होगा चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने का रास्ता काटने के लिए। और याद रहे, इसी बंदरगाह से बांग्लादेश का 80% विदेशी व्यापार होता है। इन सब के बीच हमारी पूर्वी सैन्य ताकत एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी है। सिलीगुड़ी और सिक्किम को गार्ड करने वाली त्रिशक्ति कोर, 2025 के अंत तक बनने वाली 3 नई मिलिट्री गैरिसन, S-400 एयर डिफेंस और ब्रह्मोस मिसाइलें, इसके अलावा पास ही में एडवांस राफेल और सुखोई विमानों की तैनाती। ये भारी भरकम मौजूदगी साफ संदेश देती है कि इस कॉरिडोर के खिलाफ कोई भी हरकत हुई तो उसका जवाब तुरंत और बेहद खौफनाक होगा। तो इन सब पहलुओं को देखने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मिलिट्री की ये तैयारी, ये द्विपक्षीय संधियां और देश के अंदर की राजनीति, क्या इन सब का ये नाजुक संतुलन दक्षिण एशिया के इस सबसे संवेदनशील बॉर्डर का भविष्य तय कर पाएगा? जैसे जैसे इस क्षेत्र की गतिशीलता बदल रही है, इन चीजों को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, आने वाले समय में इस इलाके की स्थिरता किस करवट बैठेगी? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस पर सोचिएगा जरूर।